Okay. Hello students, we'll continue further with the questions. So, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक खत्म किया हुआ है. We will go on to question number 24. A parallel plate capacitor is located horizontally such that one of the plates is submerged in a liquid while the other plate is above the liquid surface. Now, when the plates are charged, the level of the liquid, what happens to the level of the liquid? That is what you have to find out. Okay. So let's say ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24. ओके, एंड यहाँ पे ये लिक्विड जो है, लिक्विड इस तरह से है. ओके, ओके. ना जब लिक्विड ये इस तरह से होती है तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे इफ यू सी ओवर हियर, ओके, आप जैसे इस प्लेट को चार्ज कर दोगे, लेट्स से इफ यू पुट पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस एंड इफ यू पुट नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस, ओके, तो इस रीजन के अंदर जो आपकी लिक्विड है, इस रीजन के अंदर जो लिक्विड है ये पोलराइज हो जाएगी. ओके, हाँ, जब ये पोलराइज हो जाएगी तो सारे जो नेगेटिव चार्जेस है वो ये साइड पे आएंगे इसके, एंड सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ये साइड पे होंगे. ओके, नाउ काफी सारे ये पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे जो नेगेटिव चार्जेस है उसको कैंसल आउट करेंगे. ओके, ओके, नाउ ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव चार्जेस कैंसल आउट करेंगे. नाउ यहाँ पे हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So if the electric field is downwards, what will happen is these negative charges which are over here, they will experience an upward force. See, electric field, आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर जो if you have a positive charge and मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा. बट इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो सिमिलरली अगर जो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की डायरेक्शन में है. तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा. ना लिक्विड के सरफेस पे अगर जो आप ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये जो सरफेस है ये इस तरह से होगा, it will rise a bit, ये ऊपर राइज करेगा. So that is why your answer would be when the plates are charged, the level of the liquid rises. ये जो liquid level है, that liquid level will rise. ठीक है. Now next question, which of the following characteristics of electrons determines the electric current in the conductor? Now when we go on to question number 25, okay, let's say this is the conductor. Now imagine करो कि कॉपर वायर है. अब ये जो कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर या कोई भी मेटालिक वायर जो है, इट इज मेड फ्रॉम, सी मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आता है? सो ये जो कॉपर एटम्स है, इन कॉपर एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाता है, दे बिकम फ्री, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज कॉपर आयंस. Now ये जो कॉपर आयंस है, these कॉपर आयंस दे फॉर्म अ प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये फिक्स्ड होता है. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. ओके, नाउ जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते, इफ यू डू नॉट अप्लाई एनी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है, ड्यू टू, बिकॉज द टेम्परेचर, आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? So that is 300 Kelvin. So because your temperature is greater than 0 kelvins, these electrons have energies. Okay, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल का अगर जो आप टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली सारे डायरेक्शंस में मूव करेंगे. उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर जो इनका टेम्परेचर आप 0 केल्विन से ज्यादा मूव कर दोगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रैंडमली मूव इन एनी डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो जब ये रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप इनकी एवरेज वेलोसिटी अगर जो आप निकालोगे तो योर एवरेज वेलोसिटी वुड बी 0, बिकॉज एक
ये एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में, तीसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो योर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। सो ऐसे केस में आई विल से दैट करंट इज जीरो। ओके, एंड जो हमें पता भी है, आप जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे जो करंट होगा दैट करंट वुड बी जीरो, एंड उसके लिए रीजन ये है बिकॉज योर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ना यहाँ पे जो भी ये इनका मोशन होता है, दिस मोशन या ये जो वेलोसिटी होती है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल मोशन, ठीक है, ये जो होती है दिस इज योर थर्मल मोशन। सो थर्मल मोशन की वजह से करंट हमेशा जीरो होता है। ना जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस मान लो अप्लाई करते हो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, एंड इस फोर्स के वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा थोड़ा उसकी टेंडेंसी अब होगी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने की। सो पहले जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो धीरे धीरे जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ओके, नाउ ये जो वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे जो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता है, इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे आपकी थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो थी, एवरेज वेलोसिटी, आप अगर जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन देखोगे, लेट्स से इफ यू फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव अ वेरी वेरी हाई थर्मल वेलोसिटी, बहुत ज्यादा, मतलब 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड के आसपास इसकी थर्मल वेलोसिटी होगी। वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी 10⁵ के आसपास होगी। बट क्या होगा कि बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में है, तो इन वेक्टर्स का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको जीरो मिलेगा। सो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिजल्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो ड्यू टू थर्मल मोशन। बट वही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, एंड उनके इस मोशन के वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस मोशन, ओके, द करंट इज सेट अप इन द वायर के अंदर अब करंट आ जाता है। सो योर करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो करंट किसके वजह से आया, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से आया। थर्मल वेलोसिटी के वजह से तो आपका करंट जीरो था। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, सो ये जो क्वेश्चन है, which of the following characteristics of electrons determines the electric current in a conductor? Drift velocity alone, thermal velocity alone, both drift and thermal velocity, or neither drift or thermal velocity? So your answer would be drift velocity alone. Drift velocity के वजह से ही कंडक्टर के अंदर करंट डेवलप होता है। ओके, now there are few relationships that ideally you should remember. Okay, so let me give you those relationships. So सबसे पहले तो ये है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ आती है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है। एंड म्यू इज समथिंग कॉल्ड एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मोबिलिटी आपको ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना आराम से मूव कर सकता है। ये जो मोबिलिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल of the conductor. ठीक है,
अच्छा, इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ये जो करंट डेंसिटी होती है, दिस करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज ओके करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। Current upon cross section area. This is current density. ठीक है, ओके अच्छा, अब इसके बाद देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट डेंसिटी जो होती है इट इज डिफाइंड एज एन ई वी डी। ये n जो है इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, E is the charge on electron, and Vd is your drift velocity. Okay, so ये जो कुछ relationships है, these relationships are extremely important. You have to remember them. इनको आपको याद रखना है। आप चाहिए तो अभी नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर there is something called as relaxation time. It is basically time between two collisions. See, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है वो कोलाइड करता है ना इन सबके साथ, तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाय एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, this becomes your relaxation time. So these are some of the relationships that ideally you should remember. Okay, fine. So question number 24 हो गया, question number 25 हो गया. Now what we are going to do is we'll look at question number 26. Now question number 26 पे आता है. Consider the system of three charges placed at three corners of equilateral triangle of the side L. The minimum work done to move the charge Q from C to D. अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको इस चार्ज को जब आप यहां से यहां पे शिफ्ट करते हो तो व्हाट इज द वर्क डन, मिनिमम वर्क डन। ओके, so you have Q, this is given to you as capital Q, this is given to you as plus 2Q, this is L, this is L। आप यहां से इसको यहां पे लेके आ रहे हो पॉइंट डी पे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सी, ऐसे केसेस में ना वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ यहाँ पे मिनिमम वर्क डन पूछा गया तो आप ये मान के चलो कि धीरे धीरे इस चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हो ताकि काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाउ डू यू फाइंड आउट द एनर्जी? एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कई बार K लिखा जाता है, सो K Q1 Q2 बाय R। तो अब हम लोग पहले तो एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सी, इन यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस प्लस एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस प्लस एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस। अब जैसे ही इस चार्ज को आप यहाँ पे लेके आते हो तो वापस तीन टर्म्स आ जाएंगी, एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस, एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस एंड एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस। अब ए एंड बी की तो एनर्जी पहले और बाद में चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि इनके चार्जेस भी सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा है। तो एनर्जी किन किन के बीच में चेंज हो रही है? ए सी एंड बी सी, इनकी जो एनर्जीज है वो चेंज हो रही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो देयरफॉर
अब वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. सो फाइनल एनर्जीज ये जब यहां पे आ जाएगा तो दिस विल बी चार्ज क्यू. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी L/2. दिस डिस्टेंस विल बी L/2. सो इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी हो जाएगी K. Q1 is Q, Q2 is small q divided by distance between the two, that is L/2, plus इन दोनों के बीच की एनर्जी K. The charge is 2Q into Q divided by L/2. See, ideally total energy जब आप निकालते हो तब you also have to consider energy of this and this, but we are not considering this because इनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही और हमें बस चेंज इन एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है. ओके, माइनस इनिशियल एनर्जी. इन दोनों की इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी K Q बाय L प्लस इन दोनों की इनिशियल एनर्जी K 2Q by L. So therefore your work done now would become equal to, so आप क्या क्या टर्म्स जो कॉमन निकाल सकते हो यहाँ पे 4 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 5KQ बाय L. नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 सा 4, ये 6 हो जाएगा. ये आप खुद से कर सकते हो. माइनस ये कितना हो जाएगा 2KQ प्लस KQ, दैट इज 3KQ बाय L. सो योर वर्क डन वुड बी इक्वल टू 3KQ बाय L. ठीक है. We will go on to the next question now. 27th question. A potentiometer wire of length 200 centimeters has a resistance of 20 ohms. It is connected in series with a resistance of 10 ohms and an accumulator of EMF 6 volts. Okay, having negligible internal resistance. A source of 2.4 volts is balanced against the length of L of the potentiometer wire. आपको वैल्यू ऑफ L, आपको लेंथ ऑफ द वायर फाइंड आउट करनी है. अब पोटेंशियोमीटर वायर का एक सेट तरीका होता है. एक तो पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर हो गई. दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू एन अक्यूमुलेटर एंड अ सीरीज रेजिस्टर. ओके, अब जो जो चीजें दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है 2 मीटर्स. सो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 2 मीटर्स. रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 20 ohms. ये जो सीरीज रेजिस्टेंस RS है, दिस इज गिवन टू यू एज 10 ohms. ये जो accumulator है, this is given to you as 6 volts. It is given to you that a source of 2.4 volts galvanometer, this is 2.4 volts, is connected across the wire. आपको बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है. हाँ, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने का एक सेट पैटर्न होता है ना. फर्स्ट स्टेप में यू विल फाइंड आउट द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर. करंट कितना होगा? इट इज इक्वल टू ये अक्यूमुलेटर दैट इज 6 volts डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट. ये सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस, सो इट इज RP प्लस RS, क्योंकि ये दोनों सीरीज में. आपका करंट तो यहां से पास नहीं होता. सी, आपको पता है राइट, पोटेंशियोमीटर में सेकेंडरी, दिस इज योर सेकेंडरी सर्किट. In secondary circuit your current is 0. सारा का सारा करंट यहां से ही पास होता है. तो ये वायर और ये रेजिस्टर दे आर इन सीरीज. सो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RP प्लस RS. 20 प्लस 10, दिस इज 30. 6 by 30, दिस विल बी इक्वल टू 1/5 amperes. अब सेकेंड स्टेप आती है. करंट आ गया. A potential difference across potentiometer wire, this is current into RP. So 1/5 into your RP is 20 ohms. So 20/5, this becomes 4 volts. थर्ड स्टेप में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो.
this is equal to Vp upon Lp. So this is 4 divided by length of the potentiometer wire is 2 meters, that is 2 meters ले देता है. So this becomes 2 volts per meter. And finally आपको बैलेंसिंग लेंथ चाहिए. बैलेंसिंग लेंथ इज सिंपली इक्वल टू, फोर्थ स्टेप आ जाएगी. ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, दिस इज योर अननोन ईएमएफ. इस केस में पता है हमें 2.4 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज 2. तो ये हो जाएगा 1.2 meters, that is 120 centimeters. So your answer is 120 centimeters. This would be your answer. ठीक है, ओके. ये हर बार पोटेंशियोमीटर सम में यही 4 स्टेप आप यूज करोगे, यू वुड ऑलवेज गेट द आंसर. ओके, कुछ भी पूछा जाए, अब ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस क्या होंगे, ये बोलेंगे कि बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, यहाँ पे प्लस वो स्मॉल आर ऐड कर दोगे जो भी दिया हुआ है. ठीक है, फाइन. विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है बायो-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट B इज, अब हमें यही देखना है. ओके, नाउ बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर. ओके ओके, मान लो ये आपका कंडक्टर है. कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस तरह से नीचे मूव कर रहे हैं. यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस वे. ओके, मान लो इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो होता है, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज. आपका नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि आपका करंट जो है ये ऊपर जा रहा है. ओके, ना अगर जो आप कोई भी एक छोटा सा सेक्शन लेते हो, इफ यू कंसिडर द स्मॉल सेक्शन, ना इस छोटे से सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में. तो आपका जो लेंथ वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये जो लेंथ, आई रिपीट इट, if the electrons are moving in this direction, okay, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी वेक्टर जो, मैं इसको अपना मैग्नीफाई करता हूं, ये आपका ऐसा है. तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर ये डायरेक्शन में. आपका करंट जो है ये ऊपर की तरफ है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसी डायरेक्शन में, लेट्स से दिस लेंथ इज dl, तो ये जो dl वेक्टर है, ये dl वेक्टर हम लोग मानते हैं ये ऊपर के डायरेक्शन में. अब एट अ डिस्टेंस r, मान लो यहां पे इट इज एट अ डिस्टेंस r, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r, ओके, डिवाइडेड बाय r क्यूब. ओके, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस, ये इसको मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. कि एक r यहां पे कट हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. ना यहां पे ये dl वेलोसिटी, अब ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इन दो टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ना. सो इन दो टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई कैन से दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर, magnetic field will be perpendicular to r vector. Okay, अब मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर, आपका लेंथ वेक्टर ये है, अलोंग दिस लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर ना. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर जो मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है, ये मेरा लेंथ वेक्टर है. सो लेट्स से इफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर, आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहां पे आप देखोगे वेलोसिटी वेक्टर ये नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना होगा. सो इफ दिस इज 90 डिग्रीज, ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो आई कैन से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स.
सो आपको समझ में आया हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन लिया, इस छोटे से सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है, तो लेंथ वेक्टर जो है ये ऊपर की तरफ है। सो लेंथ एंड वेलोसिटी वेक्टर जो है ये बेसिकली दे आर अलोंग द सेम लाइन dl एंड v, ठीक है, ओके। We will go on to the next question now, that is question number 29. Question number 29 में दिया हुआ है a voltmeter which can measure 2 volts is constructed by using a galvanometer of resistance 12 ohms that produces maximum deflection for the current of 2 milliamperes. Then the resistance R is how much? अब इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाए। सो ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो ये गैल्वेनोमीटर है, आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज आर एस, ओके। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, दिस एंटायर कॉम्बिनेशन नाउ विल बी योर वोल्टमीटर, ओके। नाउ यहां से मैक्सिमम करंट जो पास हो सकता है इसको हम लोग कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ वोल्टमीटर कैन मेजर 2 वोल्ट्स, सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 2 वोल्ट्स बाय यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohms। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 12 ohms एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये 2 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो हाउ डू यू सॉल्व सच क्वेश्चंस? तो ये हमने देखा हुआ है थियोरी में, V बिकम्स इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। सी वोल्टमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज G प्लस R। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, बट ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। यहां पे जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी G प्लस RS। सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज इज 2 इज इक्वल टू, अच्छा करंट से आप डिवाइड कर दो तो 2 मिली एम्पियर, सो दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू -3, दिस इज 12 प्लस RS। ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 10 रेज टू -3 ऊपर चला गया तो वो हो जाएगा 10 रेज टू 3, दैट इज 1000। 12 प्लस RS, सो RS बिकम्स इक्वल टू 988 ohms। सिंपल क्वेश्चन था काफी, ओके फाइन। सो योर आंसर वुड बी इक्वल टू 988 ohms. We will next move on to question number 30 now. Now जब अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, अच्छा, if you see a bar magnet of length L and magnetic moment M is bent in the form of arc as shown in the figure, the new magnetic dipole moment will be how much? Okay. Now when we talk of a bar magnet, okay, now ये दो poles है, north pole and south pole. Let's say M is your pole strength, okay, this is your pole strength and ये जो है ये आपकी magnetic length हो गई। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, करेक्ट, ओके। सो यहां पे ये जो आपका M है, स्मॉल m, दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल M अपॉन L। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे हैव सेड दैट कि आप इस बार मैग्नेट को बेंड कर रहे हो। Now, जब आप इस बार मैग्नेट को बेंड करते हो, सो नाउ योर मैग्नेट इज दिस वे, ओके। ये आपका नॉर्थ पोल है, सो प्लस M, ये आपका साउथ पोल है दैट इज -M, ओके। ये आपकी लेंथ L है, जो यहाँ पे ये लेंथ L थी, दिस इज योर लेंथ L नाउ। अब इन्होंने ये कहा है कि इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विच इज बेसिकली क्रिएटिंग 60 डिग्रीज। हाँ, यहां पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बस वही होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ।
Now when we talk of magnetic length is nothing but straight length between north and south pole. So यहाँ पे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्टली ये आप स्ट्रेट लाइन से इनको कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर इटसेल्फ, राइट। यहां पे जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ थी दिस वाज सेम एज एल। अब यहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल का आप डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आपकी मैग्नेटिक लेंथ ये एल नहीं होगी, दिस शुड बी योर मैग्नेटिक लेंथ इज, लेट मी राइट दिस एज एल डैश। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये एक सर्कल का पार्ट है एंड ये उस सर्कल का सेंटर है। सो दिस बिकम्स द रेडियस। सो इफ दिस बिकम्स द रेडियस तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होंगे। नाउ ये 60 डिग्रीज है। इफ दिस एंगल तो ये एंड ये भी 60 और 60 होंगे ताकि 60 60 ये इक्वल हो गए एंड 60 + 60 + 60 वुड बी 180 डिग्रीज। सो दिस वुड बी 60 डिग्रीज, दिस वुड बी 60 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये साइड एंड ये साइड वुड बी सेम ना। वी नो दैट दिस इज नथिंग बट द रेडियस एंड दिस इज सेम एज एल डैश नाउ। अब रेडियस आप कैसे निकालोगे ना, इसके लिए हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट लेंथ ऑफ द आर्क is simply equal to radius into theta. Okay. Now यहां पे आपकी लेंथ ऑफ द आर्क मतलब आपको ये लेंथ चाहिए, this length is equal to L, your radius is same as L dash into theta is this angle is 60 degrees, that is pi by 3. So आपको जो L dash मिलेगा that will be equal to 3L by pi. Okay. अब ये हो गया आपका L dash. Now this is, we know that this is your magnetic length in this case. अब ये magnetic length यहाँ पे put करो. So pole strength हमें पता है that is capital M by L. Let's say this is your new magnetic moment. Into your magnetic length is 3L by pi. ये L और L कट हो जाएगा. So you'll get the answer as 3M by pi. This will be your new magnetic moment. Okay. So यहाँ पे if you look at the answers, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 3M by pi. ठीक है. So now we will stop over here. In the next video we will start off with question number 31. Fine.